हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी चैप्टर के बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको बेसिक सब समझ में आ गए हैं कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। आपको दो समीकरण का युग्म मिलता है। ठीक है, समीकरण युग्म है, उसको कैसे आप हल करेंगे। दो समीकरण आपको दिए होंगे, आपको जनरल इक्वेशन पता है क्या होती है, उसकी मदद से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे बच्चों। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं और प्रैक्टिस किए हैं। अब देखते हैं ये चीज पता लगेगी किसने कितना प्रैक्टिस किया है अगर हम यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये समीकरण युग्म है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है, देखना है कि भाई ये समीकरण युग्म कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कैसे चेक करेंगे भाई, आपको जनरल फॉर्मूला पता है A1 A2 A1 B1 C1। ठीक है, इसी तरह दूसरे समीकरण में A2 B2 और C2 होता है। तो इनको आप A1 बटे A2 B1 बटे B2 इनको चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा एक सॉल्यूशन आ रहा है, बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, नो सॉल्यूशन आ रहा है, लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही हैं इनकी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों आप बता सकते हैं कि कंसिस्टेंट है मतलब संगत है या फिर इनकंसिस्टेंट यानी असंगत है। ये चीज हम चेक करेंगे यहाँ पे और बताएंगे। जल्दी से बच्चों आप इसको हल कीजिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम चेक करते हैं पहले इसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के लिए। तो सबसे पहले A1 बाय A2 हम करके देखेंगे। A1 बाय A2, अब A1 कितना है यहाँ पे 2, A1 है 2 एंड A2 है 4। A1 2 है, A2 4 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह अब हम कर सकते हैं B1 बाय B2 को चेक। तो B1 कितना है -2 और B2 -4 है, -2 बटे -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 1/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह C1 बाय C2 हम देखेंगे चेक करके, तो -2 बटे -5 है। इस बारी कोई चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही, तो ये 2/5 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज हमें पता लगती है कि भाई जो A1 बाय A2 है वो बराबर है B1 बाय B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बाय C2 के। अब देखिए ये कौन सी कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, कौन सी कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हैं पैरेलल लाइंस। क्या हैं? पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन है ना, नो सॉल्यूशन आएगा इसका, क्योंकि समांतर रेखा बनेगी जिसकी वजह से नो सॉल्यूशन आएगा, और किसी का सॉल्यूशन नहीं होता तो वो होता है असंगत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए ये पता लग गया हमें कि ये असंगत है। अब असंगत है, नो सॉल्यूशन है, तो
आपको आगे हल नहीं करना, क्योंकि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल इसका ज्ञात करेंगे। वही असंगत है तो लाइंस ग्राफ में कैसी बनेगी? अगर ग्राफ बनाएंगे तो हम लाइंस इसकी पैरेलल बनेगी, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से इसकी लाइन बनती हैं तो ये कहीं मीट नहीं होंगी, मिलेंगी नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी, पैरेलल लाइंस आएंगी। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ संगत हो तो ही आपको आगे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला गया है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे थोड़ा इसका साइज आपके लिए मैं बड़ा कर देता हूं। अब देखिए क्लियरली विजिबल है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या लिखा है इसमें, क्या करना है आपको। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 336 मीटर। मतलब क्या बोला है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बारी अगर इमेज बनाता हूं, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूं एक, तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएंगी चीजें। अब देखिए बोला गया है ये एक रेक्टेंगुलर पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है बच्चों? आयत, है ना, आयत होता है। तो यहाँ पे बोला गया है एक आयताकार बाग, ठीक है। ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मतलब हो गया आयताकार, ठीक है, और गार्डन मतलब बाग। तो आयताकार बाग है, ठीक है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यही बोला गया हुज लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। विड्थ मतलब चौड़ाई। तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन आयताकार बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो आपको क्या बताना है बच्चों? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब लंबाई भी बताई गई है बच्चों, आपको लंबाई कितनी है? 36 मीटर है, और वो 4 मीटर यहाँ पे ज्यादा है। तो इसका जो वो है पेरीमीटर है वो कितना हो गया? 36 मीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम जो चीजें दी हुई हैं वो लिख दें, तो एक तो पेरीमीटर आपको गिवन है ना, पेरीमीटर आपको गिवन है। पेरीमीटर यानी परिमाप, हाफ द पेरीमीटर है, मतलब बच्चों इसका अर्ध परिमाप बोलेंगे इसको हम, है ना। हाफ द पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, ठीक है। ये हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर अर्ध परिमाप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्ध परिमाप क्या है? अब देखिए अर्ध परिमाप दिया हुआ है आपको 36 मीटर, 36 मीटर अर्ध परिमाप दिया है। अब आपको और एक चीज दी गई है जो उसकी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। निकालना क्या? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। डायमेंशंस मतलब ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई या विड्थ हो गई। तो ये दोनों चीज निकालनी है, एल एंड बी फाइंड आउट करना है, मतलब लंबाई और चौड़ाई इसकी बतानी है हमको। तो स्टूडेंट्स कैसे बता सकते हैं? इसमें आप सिंपली क्या करेंगे? दो समीकरण बनाएंगे और उनको हल करेंगे, जिससे आप उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक बारी कोशिश करेंगे बच्चों, आप खुद इसको सॉल्व करके देखिए और बताइए क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो देखिए इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई हम क्या मान सकते हैं? हम x और y मान सकते हैं, लेंथ और विड्थ। तो हम बोल सकते हैं माना बाग की लंबाई, या फिर लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x। क्या हो जाएगा? इसको x मान लेते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब
बाग की चौड़ाई। तो लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स y। तो लेंथ हो गई x, विड्थ हो गई y। अब बच्चों एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जो इसका पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, सभी भुजाओं का योग। तो 2 इंटू एल प्लस बी इसका सूत्र होता है। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जो भी इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, अर्ध परिमाप के बराबर हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ये है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी है, तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये देखिए हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर ये हो जाएगा बच्चों आधा पेरीमीटर का, मतलब जो भी परिमाप है उसको 2 से भाग कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, l प्लस बी आ जाएगा। तो जो अर्ध परिमाप है वो l प्लस बी आ जाएगा। और देखिए हमें क्या दिया है अर्ध परिमाप बच्चों, हमें यहाँ पे अर्ध परिमाप 36 दिया है, मतलब l है यहाँ पे, लंबाई है x, l क्या है x हो गया, और b क्या हो गया y। तो x प्लस y कितना है 36 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है हाफ द पेरीमीटर 36 है। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसी तरह दूसरा समीकरण अगर हम करें तो वो आपका आएगा इस लाइन से कि जिसकी लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, ये आपको पता है। तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई जो लेंथ है वो विड्थ के बराबर हो जाए, अगर हम क्या करें, ये y क्या होगी, इसकी y चौड़ाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई के बराबर हो सकती है अगर चौड़ाई में हम 4 मीटर जोड़ दें, क्योंकि लंबाई 4 मीटर अधिक है, इसलिए ये इसका समीकरण 2 हो गया स्टूडेंट्स। तो ये 2 समीकरण हमने निकाल लिए हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ बना के इसके जो x और y है वैल्यू निकाल लेंगे और वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहां तक नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है उसकी मदद से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखें तो समीकरण 1 की हेल्प से क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं x और y के, देखिए x और y। तो समीकरण 1 में x प्लस वाई 36 है 36। तो अगर हम y को 16 लेट करते हैं, y को 16 रखते हैं तो x 20 आ जाएगा, और अगर y को हम 20 रखते हैं तो x 16 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे समीकरण की मदद से हम इसके पॉइंट्स निकालते हैं x और y के। तो अगर हम y को 0 रखते हैं तो x 4 आ जाएगा, और अगर y को 8 रखते हैं तो x 12 आ जाएगा, है ना। इसमें रख के देखिए, सॉल्व करके देखिए, आपकी यही वैल्यूज आएंगी, है ना। तो अब आपको पता लग गया कि भाई x और y के क्या क्या हैं कोऑर्डिनेट्स। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कुछ इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि भाई जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो प्लॉट करने हैं आपको इस ग्राफ में। तो कौन से दिए हैं, एक तो 20, 16 और 16, 20। भाई पहले समीकरण से तो ये कोऑर्डिनेट्स आए थे, दूसरे से 4, 0 और 12, 8, ये दूसरे से आए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई जो x कोऑर्डिनेट हैं वो आपके कितने हैं, भाई ये हैं 20, 16, 4, 12, मतलब मैक्सिमम 20 तक जाते हैं, और देखिए 4 के मल्टीपल में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो 4 के मल्टीपल्स में इसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि 0 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है, 20 तक ही जरूरत है हमें। इसी तरह फिर हम y एक्सिस पे भी लिख देंगे 4, 8,
12, 16, 20। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए 20 और 16, x 20 है और y एक्सिस कितना है, 16 है। तो 20 और 16 लगभग आपका यहाँ पे आके मिलेगा, है ना। 20 और 16 यहाँ पे आके मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया। पॉइंट है 16 और 20, तो x एक्सिस में 16 है, y एक्सिस में 20 है, तो ये लगभग आपका यहाँ आके मिलेगा पॉइंट। ठीक है, और इस स्टूडेंट्स वो देखिए वो आपकी कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बन गई है, तो कुछ इस तरह से आपकी लाइन बनेगी। दोनों जो पॉइंट्स हैं उनको ये हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको हम प्लॉट करते हैं। 4 और 0 हैं, तो मतलब x 4 है और y एक्सिस 0 है। फिर उसके बाद इसका x एक्सिस 12 है और y एक्सिस 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा कुछ। अब इसकी हेल्प से अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपकी लाइन कट करेगी। तो एक चीज हमें पता लग गया कि ये कहाँ पे क्रॉस करेंगे, है ना, कहाँ पे क्रॉस करेंगे, वहां पे इसका सॉल्यूशन होगा। तो 20 और 16 पे क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका हल आएगा 20 और 16, मतलब x आ जाएगा 20 और y आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या था, x थी लंबाई, लंबाई 20 आ गई और चौड़ाई मतलब विड्थ आ गई 16। आप इसको वेरीफाई करके देखेंगे तो वेरीफाई करके आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि देखिए इसकी विड्थ और लेंथ में कितने का अंतर था, 4 का। यहाँ पे भी 4 का अंतर आपको साफ दिखाई देगा। तो इस तरह से बच्चों इसको सॉल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण दिया गया है। ठीक है, रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल such that geometrical representation of the pair is so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines and ये क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, एक समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण, जो कि है 2x + 3y - 8 = 0। और आपको जो दूसरा रैखिक समीकरण होता है वो आपको खुद लिखना है। अब क्या कुछ भी लिख देंगे क्या, नहीं, आपको कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि भाई वो जो रैखिक समीकरण लिखोगे तो दोनों रैखिक समीकरण मिलके क्या बनाना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब बच्चों क्या हो जाता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद करना, तो जो रेखा प्रतिच्छेद करती हूँ इस तरह से, है ना। तो कौन से केस में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं ये अब आपको पता होना चाहिए, है ना। रेखाएं तब प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जब a1 बराबर नहीं हो b1/b2 के, ये कंडीशन हो तो ही इंटरसेक्ट करेंगी, और ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है। ये कंडीशन अगर आपको पता होगी तो आप समीकरण लिख पाएंगे इजीली। कैसे लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं बच्चों, उसमें आपकी ये कंडीशन होनी चाहिए कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे, जो देखिए a1 यहाँ पे कितना है, a1 है 2 और b1 कितना है, b1 है 3। तो
ये A1 बाय A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बाय B2 के। तो अगर मैं A2 को लिखता हूं 2, तो B2 क्या आना चाहिए? देखिए क्या नहीं आना चाहिए वो चीज हम डिस्कस करते हैं। 2/2 है A1 बाय A2, है ना, A1 बाय A2 2/2 है, कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब ये कैंसल आउट नहीं होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आप B2 को 3 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि 3/3 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होके फिर से 1 आ जाएगा। इसलिए 3 के अलावा कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसको 7 लिख दिया, 7 लिख दिया B2 को। अब B1 बाय B2 कितना आ गया? 3/7। अब देख लीजिए ये इक्वल नहीं है, इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x प्लस 7y, 2x प्लस 7y माइनस 16, कुछ भी लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये आप होमवर्क में करेंगे। तो आपको देखना है कि क्या कंडीशन होती है, किस तरह से आप इसका समीकरण निकाल सकते हैं। ये होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं बच्चों, इनको आप घर पे रिवाइज जरूर करें। और जो होमवर्क दिया गया है, देखिए आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे दिख रहा होगा। जो भी ये पैरेलल लाइंस हैं और कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनके लिए आपको समीकरण बताना है दूसरा। तो बच्चों ये होमवर्क जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।